तो फ्रेंड्स, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लाए हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां कहीं भी चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट आता है वहां पर इस वाले थ्योरी से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पुटअप होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत, इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो सिद्धांत है वो दिया था एरिक इरिक्सन ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। और जो इन्हें नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फ्राइड का सिद्धांत था, सिगमंड फ्राइड जी का सिद्धांत था, जो बताता था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो उस पर कामवृत्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है, लिबिडो का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज से जो है ये जो एरिक्सन जी थे वो काफी प्रभावित हुए, लेकिन उनसे सिर्फ एक ही मतभेद था कि उनका ये मानना था एरिक्सन जी का कि जैसे कि फ्राइड कहते थे कि कामवृत्ति का बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनका मानना था कि कामवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट पर, बच्चे के विकास पर उसकी समाज का, उसकी संस्कृति का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इरिक्सन जी का यही मानना था। वो कहते थे कि जैसे जैसे बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी उसका डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसके अंदर जो है बच्चे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है। वो उसकी वजह से वो जो है सोशो साइकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाते हैं उसके अंदर कि किस तरीके से बच्चा जो है अपने अंदर चल रहे मतभेद को शांत करता है। अगर वो शांत नहीं कर पाता है या कर भी लेता है तो जो उसके अंदर साइको सोशल क्राइसिस चल रहे होते हैं उनकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है उसके सोशल डेवलपमेंट पर, यानी कि बच्चे के विकास पर। बच्चा कैसे जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जितनी भी उसकी अवस्थाएं आती हैं, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, वृद्ध अवस्था, और ये सब चीज जितनी भी अवस्थाएं आती है, किस किस स्टेज में वो अलग अलग दुविधाओं से गुजरता है। मतलब मन के अंदर जो उसकी दुविधाएं चल रही होती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्योंकि वो अपने समाज से बहुत सारी चीजें देखता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। इरिक्सन जी का मानना था कि जो बच्चे के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही होती हैं उनकी वजह से जो है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैसे कि अगर वो जो भी एक पर्टिकुलर एज में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर पाता है, यानी कि वो उसको सकारात्मक तरीके से अगर वो उनसे निकल जाता है, दुविधा को पार कर लेता है, तो उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो एरिक इरिक्सन जी थे उन्होंने 8 अवस्थाएं दी हैं, 8 स्टेजेस दी हैं कि किस तरीके से बच्चे के, जैसे बच्चा बड़ा होता है जन्म से लेकर उन्होंने मृत्यु तक दी है। इसलिए इसे हम जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल शुरू से लेकर जब तक जीवन है, बच्चे के जीवन है, व्यक्ति बड़ा हुआ, सब हुआ, तब तक की सारी ही अवस्थाएं डिवाइड करी है। ऐसा नहीं है कि किशोर अवस्था तक, जैसे बहुत सारे सिद्धांत हमने पहले भी पढ़े हैं, तो उन्होंने क्या बताया, एक लिमिट तक ही बताया कि यहाँ तक होता है। उन्होंने मृत्यु तक क्या क्या मनुष्य के अंदर कैसे कैसे विकास होता रहता है, उसका सामाजिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो ये सब चीजों के बारे में उन्होंने बिल्कुल पूरे जीवन का बताया। इसलिए इसे बोलते हैं जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी को हम एपिजेनिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि जो ये इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, एपिजेनिक प्रिंसिपल इसलिए हम बोलते हैं डेवलपमेंट का, कि जो इन्होंने अवस्थाएं बताई थी उसमें जो एक अवस्था है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर उसके कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाता है, उसका सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक जो भी प्रभाव पड़ता है, होता है या नहीं होता है, उस प्रभाव का इफेक्ट आपके नेक्स्ट डेवलपमेंट या नेक्स्ट अवस्था पर पड़ता है। यानी कि एक अवस्था पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है उसका इफेक्ट नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट जो अवस्था है उस पर पड़ता है। ऐसे ही दूसरी अवस्था का इफेक्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक दूसरी अवस्था में डेवलप होगा उसका इफेक्ट तीसरी अवस्था में पड़ेगा। यानी कि बच्चे के शुरू से लेके ही अगर उस पर सकारात्मक या नकारात्मक बीच बीच के स्टेज में जो भी इफेक्ट पड़ता है उसका इफेक्ट बच्चे के आगे आने वाली अवस्थाओं में पड़ता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं एपिजेनिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट।
तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एरिक एरिक्सन जी ने 8 अवस्थाएं दी थी, उनमें 8 अवस्थाओं को हम डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। इनकी जो अवस्था है, अवस्थाओं को ही इस तरीके से लिया गया है कि उनके जो प्रभाव पड़ा है, यानी कि विश्वास उसमें बना है या नहीं विश्वास बना है, तो उनकी जितनी भी अवस्थाएं हैं उनका जो नाम दिया है उन्होंने इसी तरीके से दिया है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। शेष अवस्था की ये फर्स्ट स्टेज है, विश्वास बनाम अविश्वास की। जन्म से लेके 1.5 साल तक की अवस्था उन्होंने ये बताई है। इस जन्म से लेके 1.5 साल तक का बच्चा अगर आप सोचिए तो किस तरह का होता है कि बच्चा जो है टोटली अपनी माँ पर डिपेंड करता है। माँ उसे खाना खिलाएगी, माँ ही उसका सब काम करेगी, ध्यान रखना है माँ को ही, वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर पाता वो छोटे बच्चे जो है। इसीलिए जो सारा उसकी डिपेंडेंसी होती है वो माँ पर ही होती है और माँ पर ही डिपेंड करता है कि अगर उसका लालन पालन माँ ने छोटे बच्चे का बहुत ही अच्छे से किया है तो वो क्या करेगा कि उसमें जो है एक शक्ति पैदा होगी अंदर, जिसे उन्होंने बोला है विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति। अगर जो बच्चे का लालन पालन उसमें ज्यादा रोना नहीं है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि भाई माँ जो है कुछ अलग काम कर रही होती है। कुछ बच्चों का लालन पालन ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा होता है, उसमें जो है एक आशा की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हाँ जब भी उसे नीड होगी, जरूरत होगी, तो जो उसका समाज है वो उसे उसकी सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा। तो उसमें क्या है, एक आशा उत्पन्न हो जाती है छोटे बच्चे में ही। देखो छोटे बच्चे से ही उन्होंने स्टार्ट किया है, बताया है उन्होंने कि ऐसा अगर जो माँ है वो अच्छे से ये हैंडल नहीं कर पाती है बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे के सारे काम को, तो उसमें जो है एक अविश्वास की भावना बच्चे के मन से ही आ जाती है। इसे ही हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। तो इस स्टेज में उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है टोटली माँ पर डिपेंड करता है। अगर माँ बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छे से कर पाती है तो उसमें एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे उन्होंने बताया कि आशा, शक्ति का नाम आशा बताया कि उसमें एक आशा जागृत हो जाती है। और जो भी उसका समाज है कि जब भी बच्चे को जरूरत पड़ेगी, जो भी उसका समाज है वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होगा। समाज से क्या मतलब है, समाज से ये मतलब है कि उसके आसपास का जो भी लोग हैं, उसका समाज कहाँ तक सीमित है, जिन भी हाथों में बच्चा, छोटा बच्चा जाता है, उसके दादा दादी, बड़े भाई बहन, माता पिता जो भी है, मतलब वो वही छोटा सा उसका समाज बन जाता है। इस समाज से मतलब उस छोटे बच्चे का जहाँ कहीं भी वो छोटा बच्चा जाता है वो उसी पर डिपेंड करता है कि बच्चे में आशा आती है या नहीं आती है। तो जो भी मनोसामाजिक शक्ति आएगी वो उसका नाम होगा आशा। अवस्था है स्वतः बनाम लज्जा। लज्जा कह लो या हीनता कह लो या विश्वास कह लो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये जो अवस्था है ये प्रारंभिक बाल अवस्था भी होती है। जैसे कि बच्चा जो होता है 1.5 से 3 साल का जो बच्चा होता है, जो बच्चे की एज होती है, उसे हम प्रारंभिक बाल अवस्था भी कहते हैं। जो बच्चा है अपनी बाल अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है, यानी कि पूर्ण नहीं आता लेकिन शुरू की स्टेज जो होती है बाल अवस्था की, उस अवस्था की हम बात करते हैं। उस अवस्था में अगर हम देखते हैं तो 1.5 से 3 साल का बच्चा क्या करता है, जो अपने आसपास का एनवायरमेंट है, अपनी घर की नई नई चीजों को जानने की कोशिश करता है। वो जो भी चीज देखेगा उसे समझने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे जो है नीचे अगर चलना सीख जाते हैं उस टाइम पे, तो नीचे जो है प्लग रहते हैं उन्हें छेड़ते हैं, जो फुट लाइट्स होती हैं उन्हें छेड़ते हैं। बच्चे जो है अपनी टॉयज को एक लिमिट तक खेलता है, लेकिन जो अपने आसपास की उसे नई नई चीजें जो दिखाई देती हैं उन्हें छेड़ने की, उन पर परीक्षण करने की कोशिश करता है। तो जो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं चीजों पर परीक्षण करते हैं, अगर वो उन चीजों पर परीक्षण करके सफल हो जाते हैं तो उनमें एक सफलता की भावना डेवलप हो जाती है कि हाँ भाई हम जो है खुद से भी चीजों को कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाता, वो असफल हो जाते हैं, तो उनमें एक हीनता की भावना आ जाती है। जैसे कुछ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, जरा सा बच्चे ने कुछ गलत काम किया या कुछ गिर गया या कुछ हो जाता है तभी दौड़कर उसके पास हो जाते हैं, अरे बच्चे तुमसे नहीं होगा, हम तुम्हें करके देते हैं। तो ये क्या है, ये एक ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो है बच्चे में एक हीनता की भावना पैदा कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ो,
क्यों छोड़ो? ताकि बच्चा खुद से चीजों को सीखे। खुद से चीजों को सीखने से उनमें जो है एक मनोसामाजिक शक्ति का उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं इच्छा शक्ति, खुद से करने की इच्छा। अगर हम बच्चे को खुद से करने देंगे उसमें और वो सफल हो जाता है, एक बार असफल होगा, दो बार असफल होगा, लेकिन वो धीरे धीरे चीजों को सीख जाता है। एक चीज को गलत करेगा, दूसरे को लेकिन सही करेगा। लेकिन जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को करने ही नहीं देते हैं। तो इससे क्या है, उन बच्चों में एक हीनता की भावना आ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस चीजों पे परिश्रम करके वो सफल हो जाता है तो उनमें सफलता की भावना आ जाती है और उनमें इच्छा शक्ति नाम की शक्ति पैदा उत्पन्न होती है। इच्छा शक्ति यानी कि वो खुद से अपने आप कुछ कामों को करने की, अपनी इच्छा के कामों को करने के लिए सजग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है पहल शक्ति बनाम दोषिता, जिसका उन्होंने नाम दिया था, जिसे हम खेल अवस्था भी बोलते हैं। 4 साल से 6 साल के बच्चों की बात करी है उन्होंने इसमें। अब 4 साल से 6 साल का बच्चा क्या है, स्कूल जाने लगता है ना। स्कूल जाता है, वो वहां स्कूल में दूसरे अलग अलग बच्चों से मिलता है जो उसके घर से अलग हैं। दूसरे अलग बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई किसी काम में परफेक्ट होते हैं, कोई किसी काम में परफेक्ट होते हैं। नए नए टीचर्स से मिलता है, नए नए फ्रेंड्स बनाता है। तो ऐसे में बच्चा जो है कुछ नई चीज और बच्चों से कुछ अलग हटके करना चाहता है, क्योंकि उसमें जो है इच्छा शक्ति आ जाती है। अपनी से पहले वाली अवस्था में उसमें जो है इच्छा शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है नया काम करने की कोशिश करता है कि दूसरे बच्चों से वो थोड़ा हटकर काम करे। तो अगर वो इस द्वंद से निकल जाता है, अच्छे से इस चीज को हैंडल कर पाता है, पहल शक्ति बनाम दोषिता के द्वंद से वो निकल जाता है, तो उसमें उद्देश्य नामक मनोशक्ति का विकास हो जाता है। उद्देश्य मतलब वो अपने काम को, अपनी जीवन को किस तरफ ले जाए, इस तरह की डिसाइड करने की उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीनता। स्कूल अवस्था भी जिसे हम बोलते हैं, 6 से 12 साल की अवस्था है। ये 6 से 12 साल के बच्चे की बात करते हैं हम इसमें। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो बच्चा है इस टाइम पर स्कूल अवस्था, अब स्कूल में जो है बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छा काम करने की कोशिश करता है, ताकि उसे जो है घर पर, अपने स्कूल में, टीचर्स से और समाज में भी, जैसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं भाई हमारा बच्चा जो है फर्स्ट आया है। तो इसमें क्या है, बच्चे में जो है एक अच्छा काम करने की जिद सी हो जाती है कि हमें और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। अच्छा काम करेगा, उसे प्रशंसा प्राप्त होगी, प्रशंसा के लिए ही वो अच्छा काम करेगा। प्रशंसा प्राप्त होगी तो वो और मेहनती बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है टॉप पर आए, अच्छा काम करे, सबसे अच्छा काम करे। कभी कभी बच्चा जो है खुद से काम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के बाद भी उसकी जो है मार्क्स कम आते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश। तो उसमें क्या है, उसे डिस्करेज मिलता है जब आसपास के लोग उसे कहते हैं कि अच्छा दूसरा बच्चा तो इतना अच्छा काम कर रहा है, अरे उन पड़ोसियों का बच्चा देखो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो ये वाली चीजें क्या है, बच्चे को अंदर से डिस्करेज करती है। तो उससे जो है बच्चे में एक हीनता की भावना आ जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम तो कितने ही मेहनत कर लें, कितना ही कुछ कर लें, हमें कभी भी करेज नहीं मिलता है, हमें प्रशंसा नहीं मिलती है, हमें डिस्करेज किया जाता है। या ये ऑटोमेटिकली ये कोई करना नहीं चाहता है बच्चे को, लेकिन ये पेरेंट्स की, ये समाज की जो है एक जो है सोच ही ऐसी उत्पन्न बन जाती है, बन चुकी है समाज में कि जो है बच्चे को डिस्करेज किया जाता है। लेकिन इस स्टेज पर बच्चे को, उसने हार्ड वर्क तो किया है ना काम करने के लिए, वो अच्छा काम करने के लिए जितना उससे हो सकता है उतना अच्छा काम किया है। जरूरी नहीं है कि वो टॉप पर ही आए, कोई ना कोई तो टॉप पर आएगा, बाकी जो बच्चे हैं वो सब पीछे रहेंगे। तो जो बच्चे पीछे रहे हैं उन्होंने भी काम किया है, इसलिए उसे डिस्करेज न करके एनकरेज करे। तो अगर वो इस द्वंद से सफलतापूर्वक निकल जाता है, परिश्रम बनाम हीनता की द्वंद से वो निकल जाता है, उसके पेरेंट्स की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से, कि अगर सही है तुमने जो है तुम्हें ज्यादा अच्छा काम नहीं हो पाया है तुमसे, या फिर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, उसे करेज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अच्छे आएंगे, आपके नहीं आए तो इतने भी सफिशिएंट हैं, कोई बात नहीं। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी पूरी लाइफ जो है किस तरीके से जाएगी। तो अगर हम इस तरीके से बच्चे को करेज करेंगे तो उसमें जो है इंफीरियरिटी की
भावना नहीं आएगी और उसमें एक नई मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होगी, जिसे हम कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी कि जितनी भी उसमें एबिलिटी है, वो जितनी भी काम करने की शक्ति है, पॉजिटिव वे में काम करने की शक्ति है, वो अपने पूरे लगन से, पूरी शक्तियों से उस काम को करने में लग जाता है, सामर्थ्य हो जाता है। तो ये थी आपकी बनाम परिश्रम बनाम हीनता। अगर उसमें अच्छा काम करेगा तो वो मेहनती होता जाता है, और अगर वो इस द्वंद से नहीं निकल पाता है, परिश्रम बनाम हीनता की स्टेज से अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है। और अगर वो उसमें मेहनती होता है तो उसमें एक सामर्थ्य नाम की मनोसामाजिक शक्ति पैदा होती है। आपका पहचान बनाम संभ्रांति, किशोरावस्था भी जिसे हम बोलते हैं। किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 साल का जो बच्चा है, 12 से 18 साल का बच्चा है जो कि किशोर अवस्था में आ चुका होता है, वो अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि उसका गोल क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, किस तरफ वो जाए, किस तरफ वो कार्य करे। अगर वो इन सब चीजों का आंसर उसे मिल जाता है, उसे पहचान हो जाती है कि हाँ, मेरी जो आइडेंटिटी है मुझे यहाँ तक ले जानी है, यहाँ तक मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपना फ्यूचर इतना डेवलप करना है, तो अगर इन सब चीजों के बारे में उसे आंसर मिल जाता है, अगर आंसर मिल जाता है तो उसके कार्य करने की जो दिशा है वो निश्चित हो जाती है। वो निश्चित कर लेता है कि हाँ, हमें अगर इस गोल को अचीव करना है तो मुझे ये काम करने होंगे। तो उसके जो काम करने का तरीका होगा, उसकी डायरेक्शन होगी, उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है। अगर वो उसे इन सब चीजों का, अपने फ्यूचर और गोल के बारे में उसे आंसर नहीं मिल पाता है, वो बहुत कंफ्यूजन की स्टेट में ही रह जाता है। यानी कि अगर उसे आंसर नहीं मिलेगा, उसे पता नहीं चल पाएगा कि उसे किस तरफ जाना है, क्या फ्यूचर बनाना है, कौन सा गोल है उसका। अगर इन सब चीजों के आंसर उसे नहीं मिलते हैं तो उसमें जो है एक संभ्रांति यानी कि एक कंफ्यूजन की स्टेट ही बनी रहती है कि बच्चा जो है किस तरफ जाए, क्या नहीं करे। लेकिन अगर वो इस स्टेज में पहचान बनाम भ्रांति के इस द्वंद से, अपने कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाता है, तो उसमें एक साइको सोशल जो एनर्जी है वो मिलती है, कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा यानी कि वो अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल निष्ठा से काम करने लगता है, उसी दिशा में काम करता है। नेक्स्ट है घनिष्ठ बनाम विगलन, जिसे हम तरुण वयस्क अवस्था भी बोलते हैं। 18 से 35 साल का जो व्यक्ति होता है वो इस अवस्था में रहता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इस अवस्था में जो है सबकी 35 वर्ष तक लगभग सबकी शादी हो जाती है, नहीं भी होती है तो जो 18 साल के जो वयस्क होते हैं वो अपने जो है घनिष्ठ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि जो बच्चों के होते हैं, एक से नहीं, आज थोड़ी सी बात हुई तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। जो बच्चे जैसे बच्चे करते हैं कि अच्छा उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इस स्टेज तक आते आते जो वयस्क है वो जो है अपने एक घनिष्ठ गहरे रिश्ते बनाना चाहता है, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का घनिष्ठ संबंध हो, वो बहुत ही तत्परता से निभाने चाहते हैं उन रिश्तों को। अगर वो ऐसे रिश्ते बना लेता है, कोशिश करता है उस तरफ घनिष्ठ रिश्ते बनाने की, अगर वो ऐसे रिश्ते बना लेता है तो उसमें एक विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है और उस विश्वास से वो संबंध बनाने से भी नहीं कतराता। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, घनिष्ठ रिश्ते नहीं बना पाता है किसी से भी, कोई भी एक भी व्यक्ति अगर उसका नहीं बन पाता है, तो वो जो है अकेलेपन, विलगन की भावना उसमें आ जाती है, अकेलापन महसूस करने लगता है वो। अगर इस स्टेज में जो व्यक्ति है घनिष्ठ रिश्ते बना लेता है और घनिष्ठ बनाम विलगन के द्वंद से, कन्फ्लिक्ट से वो बाहर निकल जाता है, तो साइको सोशल जो शक्ति डेवलप होती है उसमें वो होती है स्नेह, प्यार की भावना डेवलप हो जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट है जननात्मकता बनाम स्थिरता। मध्य वयस्क अवस्था भी जिसे हम बोलते हैं, 35 से 65 साल का जो व्यक्ति होता है वो इस अवस्था में आता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे में जो है लगभग सबकी शादी हो चुकी होती है। 35 से 65 साल का व्यक्ति जो कि इस द्वंद से निकल चुका है, अपने पहले वाली अवस्था के द्वंद से निकल जाता है, तो वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति, इस एज का व्यक्ति अगर आप सोच के देखें तो वो क्या करता है, बहुत सारे अपने परिवार के बारे में कमाना चाहता है, फ्यूचर उसका बन चुका होता है, अपने परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं उसके, उन सब के बारे में उनका अच्छा लालन पालन पोषण करना
चाहता है, परिवार को डेवलप करना चाहता है अच्छे से, कि उनकी सारी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। तो इस काम को करने में बहुत सजगता से करता है ये सब काम, क्योंकि जो इस एज का व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपने परिवार या बच्चों के बारे में ही सोचता है। अगर उनके नहीं होता है तो फिर वो समाज को भी, अपने आसपास के समाज को भी डेवलप करना चाहता है। तो यानी कि इस एज का व्यक्ति अपने परिवार, बच्चों या फिर समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, कर देता है, तो फिर उदारता व उत्पादकता उसमें आ जाती है। अगर वो करता है तो वो और करने की कोशिश करता है कि और भी ज्यादा अच्छा काम करे, तो उसमें उदारता तथा उत्पादकता का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, अपने परिवार और बच्चों को अच्छी स्थिति में नहीं रख पाता है, तो उसमें एक ठहराव आ जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद जो है मैं अब ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो अगर वो इस द्वंद से निकल जाता है, जननात्मकता बनाम स्थिरता के द्वंद से, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाता है इस एज में आके, तो उसमें जो है मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है देखभाल की। तो देखभाल की उसमें मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की देखभाल करने के लिए तत्पर हो जाता है। आपकी 8th अवस्था संपूर्णता बनाम निराशा, जिसका नाम दिया गया है परिपक्वता भी जिसे हम बोलते हैं, जो कि 65 साल से लेकर मृत्यु तक, जीवन जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती तब तक की अवस्था ये अवस्था है। इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर जिसे हम बोलते हैं। इस अवस्था में मनुष्य क्या करता है कि अपने जीवन काल में उसने जो काम किया है, अब काम तो इस अवस्था तक कर चुका था, जो काम किया है उस काम का परीक्षण करता है, वो कि विश्लेषण करता है, कि किए हुए कार्य का विश्लेषण करता है कि हमने जो है अपने परिवार को, अपने जीवन काल में अपने परिवार को सही से उसकी जो भी उपयोग करने की वस्तुएं थी या फिर जो भी उनकी आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया है या नहीं किया है। बच्चों की अच्छी से परवरिश की है, शारीरिक रूप से भी, मनोसामाजिक रूप से भी, उनको समाज की भी अच्छे से हमने देखभाल की है या नहीं की है, गरीबों की देखभाल की है हमने, अपने लिए क्या कुछ किया है। तो इन सब कामों का जो भी उसने अपने जीवन काल में काम किए थे, उन सब कामों का विश्लेषण वो करता है। और विश्लेषण करने के बाद अगर उसे लगता है कि हाँ, जो सब काम किए हैं उसने संतोषपूर्ण काम है उसके, अगर उसे संतोषपूर्ण लगता है तो उसमें संपूर्णता की भावना आ जाती है कि अब हमने सब काम कर लिया है। अगर वो उसमें संतोषपूर्ण नहीं लगते हैं उसे कि अपने जीवन काल के किए हुए कार्य, तो उसमें एक निराशा की भावना आ जाती है। इसमें प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति होती है परिपक्वता। तो यही 8 जो स्टेजेस थी, अवस्थाएं थी, वो एरिक एरिक्सन जी ने दी थी अपनी मनोसामाजिक सिद्धांत में। अब इस सिद्धांत में जो है उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनको बताया है कि किस अवस्था में कौन कौन सी शक्ति डेवलप होती है, उस काम से करने में द्वंद को अगर वो पूरा कर लेता है, बाहर निकल जाता है उस द्वंद से, तो कौन कौन सी मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन यहीं से ऐसे बनते हैं कि अगर जो व्यक्ति है अपने किए हुए कार्य का विश्लेषण संतोषपूर्ण होता है, तो क्या उसके अंदर कौन सी भावना आती है, कौन सी मनोसामाजिक शक्ति आती है, किस स्टेज में, इतने वर्ष का व्यक्ति जो है किस स्टेज में होता है, या फिर इस स्टेज का जो एक व्यक्ति है, बच्चा है, कोई किसी भी स्टेज का नाम देगा, वो बच्चा कितने साल से लेकर कितने साल तक का एरिक एरिक्सन जी ने उसका जीवन काल या अवस्था का स्टेज का टाइम बताया है। तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में। इसकी आलोचना पर भी बहुत सारे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारी बात तो मैं नहीं कहूंगी, कई बार आ जाते हैं, इसलिए हम इसकी आलोचना जल्दी से एक बार देख लेते हैं। उन्होंने जो है आयु की स्थिरता को अवस्थाओं में नापा है, अवस्थाओं में दिया है, जो कि ऐसा नहीं है। यानी कि उन्होंने हर एक अवस्था में एक पर्टिकुलर एज लिमिट बना दी है, जैसे कि लास्ट वाली में भी 65 साल से ही स्टार्ट होगी, संपूर्णता जो है 65 साल से ही स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो एज की लिमिट दी है उन्होंने, वो जब आगे रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये जो एज की लिमिट उन्होंने दी है वो आगे पीछे भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इस एज का व्यक्ति ही परिपक्वता को प्राप्त करेगा, उससे पहले भी हो जाते हैं या इससे बाद तक भी नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है विकास भी जो है उन्होंने अवस्थाओं में दी है। ये बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनमें भी जिन भी स्टेज की, जहां कहीं भी स्टेज की
बात आती है वो यही इसकी आलोचना की जाती है कि विकास जो है अवस्थाओं में होता ही नहीं, विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। नेक्स्ट है संस्कृति को उन्होंने इग्नोर किया है कि एक बच्चा जो है किस संस्कृति की संस्कृति यानी कि एक जो संस्कृति का इफेक्ट आता है बच्चे पर वो नहीं बताया। उसने समाज का इफेक्ट तो बताया है कि लेकिन वो किस बैकग्राउंड से, किस संस्कृति से बिलोंग करता है वो भी डिपेंड करता है कि बच्चे में कब कब कौन कौन सी स्टेज आती है, कौन कौन सी उसमें शक्ति डेवलप होती है। नेक्स्ट है अवस्था 5 और जो 6 है वो बराबर चलती हैं। 5 क्या थी? किशोर अवस्था थी। किशोर अवस्था में बच्चे जो है अपने गोल फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। और 6 क्या थी? 6 थी कि जो है घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करता है व्यक्ति। तो ये दोनों जो अवस्थाएं हैं वो पैरेलल चलती है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो अपने गोल और फ्यूचर को ही सोचेगा और बाद में घनिष्ठ संबंध सोचेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों पैरेलल चलती है। कभी कभी जो है बच्चा पहले घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करता है, यानी कि अच्छे दोस्त बना लेता है, फिर उसके बाद में उसे रियलाइज होता है कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। या जब उसके घनिष्ठ दोस्त बन जाते हैं, अच्छे दोस्त किसी अच्छे पोस्ट पर लग जाते हैं, तो उसे भी लगता है कि हाँ, हमें भी फ्यूचर अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। तो जो अवस्था 5 और 6 है वो पैरेलल चलती है, बराबर चलती है। ऐसे नहीं कि पहले 5 आएगी फिर 6 आएगी। तो इस पॉइंट से भी उन्हें बहुत आलोचना उनकी की गई। नेक्स्ट उनकी आलोचना की है कैरल गिलिगन जी ने, जो कि जेंडर को बहुत पढ़ा है उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा है कि लिंगता को भी उन्होंने अपने एरिक एरिक्सन जी ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में इग्नोर किया है। यानी कि जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं वो अलग अलग सोचती हैं, अलग अलग उनमें शक्तियों का डेवलपमेंट होता है जेंडर के बेस पर। तो ये थी आपकी एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।